जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था नेट के बारे में, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। आज के इस एपिसोड में जो मैं बात करूंगा वो जेआरएफ और एसआरएफ के बारे में। जेआरएफ बोले तो जूनियर रिसर्च फेलो और एसआरएफ मतलब सीनियर रिसर्च फेलो। ये जूनियर रिसर्च फेलो और एसआरएफ यानी जेआरएफ और एसआरएफ क्या है, इनको समझते हैं। सबसे पहले मैं जेआरएफ की चर्चा करूँगा। तो जेआरएफ के लिए जो है या एसआरएफ के लिए अलग से कोई फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप जिस प्रकार नेट के लिए फॉर्म डालते हैं, तो नेट के लिए जो आप फॉर्म डालते हैं उसमें क्या होता है कि नेट के लिए फॉर्म डालते समय उसमें दो तरह का ऑप्शन आता है। अप्लाइंग फॉर ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर, अप्लाइंग फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आपको डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं। तो जेआरएफ के लिए एक एज लिमिट है, लेकिन मैंने नेट के बारे में बताया था कि इसमें एज लिमिट नहीं है। आप चाहे 40 साल के हो, 45 हो, 50 हो, तो आप जो है नेट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नेट के साथ मेरा जेआरएफ भी हो, तो इसके लिए एज लिमिट रखा गया है 30 साल। जनरल वाले के लिए 30 साल और अदर कैटेगरीज के लिए जो है, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आता है, वो मैक्सिमम 35 ईयर्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो जेआरएफ के लिए जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के बाद पार हो जाता है तो आप जेआरएफ के जेआरएफ के एलिजिबल नहीं हो सकते जेआरएफ के लिए। तो इसमें आप जेआरएफ के लिए अलग से, तो मैंने बताया कि फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ता है। तो आखिर जेआरएफ का बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा? तो आप नेट का जो फॉर्म फिल करते हैं और नेट का जो एग्जाम्स देते हैं आप, तो नेट में जिन स्टूडेंट्स का हाई मार्क्स आता है, यानी जिन स्टूडेंट्स का रैंक बहुत ही ज़्यादा आता है जो कि आपका जेआरएफ के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो आपको जेआरएफ मिल जाती है। लेकिन यदि मान लीजिए आप जेआरएफ के जो है लेवल में रैंक ला लेते हैं, लेकिन आपका एज 30+ है, तो फिर आप वहाँ जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, आप सिर्फ नेट के लिए एलिजिबल होंगे। तो जेआरएफ की बात करें या एसआरएफ की बात करें, ये एक तरह से स्कॉलरशिप का माध्यम है। जैसे कि आप मैट्रिक में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है, ठीक उसी प्रकार सरकार जो है आपको जेआरएफ और एसआरएफ देती है, खास करके रिसर्च के लिए। अब मान लीजिए आप पीजी कर लिए, नेट कर लिए, तो अब आगे चाह रहे हैं कि हमको जो है पीएचडी करना है। पीएचडी करना है और घर से आपको सपोर्ट नहीं है, तो जेआरएफ में क्या है कि यदि आप अच्छा रैंक ला लेते हैं और जेआरएफ के क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, तो आपका आगे की पढ़ाई के लिए आपका रास्ता आसान हो जाता है। आपको जेआरएफ के अंडर में जो है स्कॉलरशिप दी जाती है लगभग 25 से 30 हज़ार रुपया पर मंथ। वो आपको रिसर्च के लिए यानी पीएचडी के एडमिशन के लिए, यदि आप कहीं पर पीएचडी में एडमिशन लेते हैं और जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आपको बेनिफिट होने वाला है ना। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप जेआरएफ यदि क्वालिफाई कर जाते हैं, आगे रिसर्च के लिए आगे जाते हैं, यानी पीएचडी के एडमिशन के लिए जाते हैं, तो आपका पीएचडी जो है 3 से 5 3 ईयर्स से लेकर 5 ईयर्स तक का उनका जो है ड्यूरेशन होता है। डिपेंड्स करता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेते हैं और कहाँ के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, है ना। आगे जो मैं बात करूँगा वो आपका जो अगर वैलिडिटी की मैं बात करूँ जेआरएफ की, तो जो है इनका मैक्सिमम 3 ईयर्स वैलिडिटी होता है। लेकिन नेट के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, वो आपका लाइफ टाइम वैलिड है। आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया और 3 साल के दौरान यदि आप कहीं एडमिशन नहीं लिए पीएचडी में, तो आपका जो है उनका वैलिडिटी एक्सपायर कर जाएगा। 3 ईयर्स बाद फिर से आपको, यदि आप चाह रहे हैं कि पीएचडी करना है और जेआरएफ का फायदा लें, तो आपको फिर से एग्जाम्स देने की जरूरत है। अब मान लीजिए एग्जाम दिए, तब तक आपका एज भी खत्म हो गया, इसलिए जो है उसके चक्कर में नहीं रहना है, उधर ध्यान नहीं लगाना। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि पीएचडी का जो ड्यूरेशन होता है 3 to 5 ईयर्स होता है, तो आपको जो जेआरएफ मिलता है मात्र 2 साल तक जेआरएफ मिलता है। 2 साल के बाद उनके कुछ इंटरनल मामले होते हैं जो कि आपको आगे फॉर्म फिल करना पड़ता है कि हम एसआरएफ का बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। तो एसआरएफ के अंदर के जो उनके कुछ क्राइटेरिया होंगे वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो जेआरएफ से आपको प्रमोशन हो जाएगा एसआरएफ में, जूनियर रिसर्च फेलो से आपको सीनियर रिसर्च फेलो में जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जो है इनके अगर एग्जाम्स सीटी की बात करूँ नेट के बारे में, तो इन पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है इनका आयोजित किया जाता है। तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर जेआरएफ क्या होता है और एसआरएफ क्या होता है ना। जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो, एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलो। 2 साल जूनियर रिसर्च फेलो में जो है काम करने के बाद आपको एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और एसआरएफ में जो आपका मंथली आपको जो ये मिलेगा पैसा मिलेगा स्कॉलरशिप के रूप में, तो आपको वो लगभग 35,000 मिलेगा, यानी जेआरएफ की तुलना में लगभग 8 से 10 हज़ार रुपया ज़्यादा मिलने वाला है एसआरएफ में। तो यदि आपका पीएचडी के लिए जेआरएफ के थ्रू पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, तो आपको घर से एक्स्ट्रा पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आप देश के किसी भी कोने में रह के पीएचडी भी कर सकते हैं और उनमें से कुछ पैसा बचा के
घर भी भेज सकते हैं। तो खास करके जो है आपका पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जेआरएफ के थ्रू बहुत ही अच्छा है। यदि कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से जो है वो कमज़ोर है लेकिन टैलेंट है, तो आप नेट में बहुत ही अधिक रैंक लाने की कोशिश कीजिए और जेआरएफ के अंडर आइए, ताकि आपका जेआरएफ के थ्रू एडमिशन पीएचडी में हो जाए और आपको पैसा को लेकर या रुपया, आपको जो है पीएचडी में एडमिशन को लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, बाहर में रहने खाने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो आप जो है आप आइए जेआरएफ के अंदर, टैलेंट है तो, है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जेआरएफ और एसआरएफ क्या होता है और नेट क्या होता है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप जो है नेट के बारे में भी जान सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। इनमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन यदि हो नेट, जेआरएफ और एसआरएफ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।